वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हरिओम हरिओम। एक बार राधे राधे बोल दो। बोल दिए? चलो फिर से ट्रिपल ए का मैं कंसेप्ट का इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। ट्रिपल ए में क्या था इसका पार्ट 1 आपको देखना होगा, यानी कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉट इट? तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए 2 व्यवस्था की गई, एक एडजेक्टिव की और एक एडवर्ब की। वेयर adjective qualifies a noun and pronoun, whereas adverb qualifies any parts of a speech except noun and pronoun। ये मैंने समझाया था। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। और नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो तो बाकी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मैंने बड़ी अच्छे से समझाया था, आप देख लोगे ना, जो नहीं देखे होंगे उस देख लीजिएगा इसका पार्ट 1। एडवर्ब के बारे में मैंने बड़ी आसान तरीका ही बताया था आपको पकड़ने का। आप वर्ब के पास जाओ और वर्ब से क्वेश्चन करो, कैसे। वर्ब से आपको 3 वर्ड याद रखिएगा। क्रिया से क्वेश्चन पूछना है, कैसे, कहाँ और कब। वो चाहे फ्रीक्वेंसी हो, नंबर हो, माइनर हो, प्लेस हो, ये 3 क्वेश्चन करो, आपको खट से एडवर्ब पता चलेगा। क्रिया के पास जाना है, पूछना है कैसे, यानी क्रिया कैसे हुई या हो रही है या होगी, कहाँ या कब, जो भी आंसर मिला डेट इज एडवर्ब। यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि they often go there, they often go there, यानी वे लोग प्रायः वहां जाते हैं। तो go means जाते हैं, जाना क्या हुआ? वर्ब। अब पूछो कैसे जाते हैं, आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब पूछो कहां जाते हैं, आंसर मिल गया वहां, यानी there। What is it? It is an adverb। अब फिर क्वेश्चन कर लो कब, तो आंसर मिला ऑफन, यानी प्रायः। तो इसमें एडवर्ब कितने हुए? 2 हुए। ऑफन भी एडवर्ब हुआ और देयर भी एडवर्ब हुआ। इज दैट क्लियर? अब ऐसे मान लो मैंने कहा, एक सेंटेंस है, सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। गाती है क्या हुआ? वर्ब। क्वेश्चन पूछिए कैसे गाती है? वेल, यानी अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? ऐसे कट पकड़ोगे। फिलहाल हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा कि मैं लिख भी दे रहा हूं यहां, एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी एक एडवर्ब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतला सकता है, एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर। क्या चीज विद्यार्थी? को छोड़कर। तो एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, या नाउन और प्रोनाउन भी आप कह सकते हो। यानी एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी एनी, यानी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतला सकता है। याद रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाना जनरली एडवर्ब का काम नहीं है। यह काम किसका है? एडजेक्टिव का है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाएगा वो एडजेक्टिव होगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी दूसरे शब्दों की जो विशेषता बतलाएगा वह क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब जैसे खूब प्रेम से थोड़ा समझना इसको, हमने कहा कि राधा was
अ ब्यूटीफुल गर्ल। राधा वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। हिंदी समझ में आया? राधा सुंदर लड़की थी। तो राधा वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा सुंदर लड़की थी। इसमें गर्ल क्या हुआ? नाउन हुआ, आप समझ रहे हो। अब कैसी लड़की थी? तो सुंदर, यानी ब्यूटीफुल। तो यह जो ब्यूटीफुल शब्द आया, यह किसको क्वालिफाई किया? बोलिए। ब्यूटीफुल जो शब्द है, गर्ल क्या है? नाउन है, आप जानते हो। और ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो चूंकि एक नाउन की विशेषता बतला रहा है, दैट्स वाई यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लो इस बार मैंने लिखा कि राधा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी राधा बहुत सुंदर लड़की थी। फिर से बात हो, ये एक शब्द सिर्फ बड़ा है। तो गर्ल क्या हुआ? फिर से नाउन। ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बतला रहा है? गर्ल की, यानी नाउन की। दैट्स वाई यह क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंड हियर वन मोर वर्ड इज देयर इन द सेंटेंस when you compare between, make comparison between these two sentences। एक एक्स्ट्रा शब्द आ गया है, भेरी। अब डिसाइड करो खुद कि यह भेरी गर्ल की विशेषता बतलाया कि ब्यूटीफुल की। जब आप माइनटली इसको देखोगे, आपको पता अपने आप चल जाएगा कि वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर, यानी वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को। और ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव। तो चूंकि इसने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, दैट्स वाई यह क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। बुद्धि खुला? तो ध्यान में रखिएगा, एडवर्ब एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला सकता है, वर्ब की भी, दूसरे एडवर्ब की भी, और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी नाउन और प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। कुछ सम मोर एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, खूब प्रेम से देखिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द क्रो, क्रो मीन्स कौआ, फ्लू यानी उड़ा, ओवर हिज हेड, यानी कौआ उसके माथा के ऊपर से उड़ा। तो ओवर हिज हेड और क्रो में संबंध को बतला रहा है। आप सुने होंगे कि ओवर, ऑन, इन, एट, ये सब प्रीपोजिशन है, सुने हो ना। तो यहां पर ओवर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा कि द क्रो फ्लू जस्ट, ध्यान देना यहां, जस्ट ओवर हिज हेड, यानी कौआ उसके माथा के ठीक ऊपर उड़ा, एग्जैक्ट प्लेस माथा के ऊपर, कहीं और नहीं। तो माथा के ऊपर उड़ा, थोड़ा बाएं दाएं भी हो सकता है पोजीशन उसका, लेकिन ठीक माथा के ऊपर उड़ा, यानी एग्जैक्ट पोजीशन को बतलाया। तो अब बताओ कि यह जस्ट यहां पर किसको क्वालिफाई कर रहा है? ओवर को, यानी माथा के ठीक ऊपर। तो ओवर क्या है? प्रीपोजिशन, जो आप सुने हो, यानी यहां पर यह किसको क्वालिफाई किया? प्रीपोजिशन को। इसलिए यह एडजेक्टिव कहलाएगा कि एडवर्ब कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमारा एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो, अब मैंने कहा कि इट इज रेनिंग हियर, खूब प्रेम से देखना जरा सा, इट इज रेनिंग हियर हैविली, या बाई, सॉरी कैट्स एंड डॉग्स भी कह सकते हो। इट इज रेनिंग हियर हैविली नाउ, यानी अभी यहां
हैवली यानी बड़ी जोरों से, मूसलाधार, रेनिंग यानी वर्षा हो रही है। तो इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज वर्ब। इज दैट क्लियर? अब चलो ना एडवर्ब का जो, इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वर्ब के पास जाओ, वर्ब से क्वेश्चन पूछो, कैसे, कहाँ, कब, जितना आंसर मिले सारा एडवर्ब। अब आओ देखते हैं, वर्षा हो रही है, क्वेश्चन पूछो कैसे वर्षा हो रही है? हैवली यानी बड़ी जोरों से, यह क्या हुआ बोलो? एडवर्ब। अब कहां हो रही है? तो यहां, यह भी क्या हुआ? एडवर्ब। अब वर्षा कब हो रही है? तो नाउ यानी अभी, यह भी क्या हुआ? एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई किया। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और चीजों को हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि लिखने में दिक्कत हो तो, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा, तब अच्छे से सीखिएगा। अब यहां देखो, यहां ध्यान में रखिएगा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जानना है जी। एडवर्ब कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है। एट टाइम्स एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई इवन अ सेंटेंस, यानी कभी कभी एडवर्ब एक पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई कर सकता है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब जैसे मान लो हमने कहा अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स जानते होंगे दुर्भाग्य से, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई पर्स, I lost my purse in the mall yesterday। हिंदी समझ में आया? यानी दुर्भाग्यवश कल मॉल में मैंने अपना पर्स गंवा दिया, मैंने अपना पर्स खो दिया। अब देखो यहां से लेकर यहां तक, यानी इसमें जो भी बात है कि मैंने कल अपना पर्स मॉल में गंवा दिया, खो दिया, वह सारा सेंटेंस किससे क्वालिफाई हो रहा है? अनफॉर्चुनेट। यानी इसमें जो भी बात हुई, जो भी घटना हुई, वह दुर्भाग्यवश हुई। अनफॉर्चुनेटली ही मेट एन एक्सीडेंट एस्टरडे, दुर्भाग्यवश कल उसका एक्सीडेंट हो गया। यानी उसका जो कल एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ? दुर्भाग्यवश हुआ। तो यह अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, क्या कर रहा है यहां पर? एडवर्ब है। यह पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, यह पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और पूरा सेंटेंस जब क्वालिफाई करेगा तो सेंटेंस में तो बहुत सारे चीज होते हैं जी, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब एडवर्ब, एक चीज सीख लो, जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तो जनरली वह पहले आएगा और उसके बाद कॉमा देना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे ही देखो कि सेंटेंस के पहले कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके पहले कॉमा है, कॉमा के पहले एक वर्ड आया है, तो उस पर पहले विचार कर लेना कि क्या हो सकता है, और ध्यान में रखना कि वह एक एडवर्ब भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखो, लकीली ही या लकीली बूटा अर्नड 5,000 rupees for this work। हिंदी समझ में आया? लकीली यानी सौभाग्य से,
खुशकिस्मत था वो। लकली बूटा अर्नड 5,000 रुपीज फॉर दिस वर्क, यानी सौभाग्य से बूटा ने इस काम के लिए 5,000 रुपया कमा लिया है। तो यहां इस पूरे सेंटेंस में जो काम हुआ है यह कैसे हुआ है, तो लकली हुआ है, यानी सौभाग्य से हुआ है। यहां पूरे सेंटेंस में जो काम हुआ है कैसे हुआ है, तो दुर्भाग्य से हुआ है, दुर्भाग्यवश हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यह हमने इन दोनों सेंटेंस में देखा कि यहां एडवर्ब को किसी और चीज से मतलब ही नहीं, या तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब चीज देखो, एक छोटा सा और चीज है इसमें जो जिसको जानना जरूरी है। कभी कभी खास करके 3 शब्द हैं, मैं इसको तीनों को लिख दे रहा हूं। अब देखो यहां पर ओनली, इवन, एक और वर्ड होता है एटलिस्ट। एटलिस्ट मीन्स आप जानते होंगे कम से कम, कम अज कम भी कहा जाता है। पहले तो आप जान लो कि ये तीनों एडवर्ब हैं। क्या है? एडवर्ब। मैं ट्रिपल ए का जो कंसेप्ट चल रहा है, एक सेशन और होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसे क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बड़ा शानदार सेशन होगा आप लोगों के लिए, अब उसको जानना जरूरी भी है, उसमें और बुद्धि खुलेगा। उसके बाद एडजेक्टिव का पूरा 5-7 को क्लास लेकर डालना है, स्पेशल नोट्स के साथ, यानी 12th के लिए भी और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी। उसमें जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी जिसमें आपको विद्यार्थी समझ में आ गई। पहले इतना ध्यान में रखना कि ओनली, इवन, एटलीस्ट, ये तीनों एडवर्ब। जब एडजेक्टिव का स्पेशल क्लास आप लोगों के सामने आएगा उसमें बहुत सारे चीज आपको पता चलेंगे। जैसे आपको पता चलेगा नो और नॉट में डिफरेंस, सच, सो में डिफरेंस, अटमोस्ट, आउटर मोस्ट में डिफरेंस, इल्डर, ओल्डर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। जो फॉरेन से एडजेक्टिव हैं जो ओआर से एंड होते हैं, डिग्रीलेस या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, बहुत सारे चीज आएंगे। तो बहुत कुछ सीखना है अभी हम ध्यान में रखना, हम लोग सिर्फ परिचय ले रहे हैं। तो याद रखना कि इवन, ओनली, एटलीस्ट, ये तीनों क्या है? एडवर्ब है। और ये तीनों एडवर्ब कभी कभी नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ओनली यू, ओनली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओनली यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी सिर्फ तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो यहां यू क्या है बोलो? प्रोनाउन है। चलो मैं नाम लिख दे रहा हूं। मैंने कह दिया ओनली बूटा सिंह इज माई बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ बूटा सिंह ही मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो बूटा क्या है बोलो? नाउन है। ओनली क्या किया? इसको भी अब जैसे मान लो ओनली को हटाकर मैं लिखता तो क्या लिखता? बूटा सिंह इज माई बेस्ट फ्रेंड, बूटा सिंह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन ओनली जोड़ा, ओनली बूटा सिंह इज माई। विद्यार्थी जी ध्यान दो यहाँ पर, यदि मैं थोड़ा सा इंक भरने लगा, अब यहां ध्यान दो, मैं यदि सिर्फ ऐसे लिखता कि बूटा इज माई बेस्ट फ्रेंड, बूटा मेरा सबसे अच्छा मित्र है, एक बार मैंने मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। अब लिखा कि ओनली बूटा इज माई बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ बूटा ही मेरा जिगरी दोस्त है, यानी बूटा के अलावा नन अदर देन बूटा, बूटा के अलावा कोई नहीं। तो यहां पर ओनली क्या कर रहा है? बूटा पर जोड़ डाल रहा है इस पूरे सेंटेंस को लेकर, यानी क्वालिफाई कर रहा है। तो ओनली यहां पर एडवर्ब तो हुआ ही, लेकिन यह जो पहले ही मैं बता दिया हूं कि याद कर लेना है कि ओनली, इवन, एटलीस्ट एडवर्ब है। तो यहां पर जो एडवर्ब है, यह एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। तो ध्यान में रखिए कि 3 ही वर्ड हैं
ऑलमोस्ट, जिनको याद कर लें कि एडवर्ब हैं, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैंने लिखा एटलीस्ट, यानी कम से कम, वी शुड हेल्प आवर नेबर्स, एटलीस्ट वी शुड हेल्प आवर नेबर्स इन दिस क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स अभाव या कमी होता है, यानी कम से कम हम लोगों को इस क्राइसिस में अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। तो वी क्या आप सुने होंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन हैं, इतना तो सुने होंगे। तो एटलीस्ट कम से कम हम लोगों को अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, यह क्वालिफाई कर रहा है वी को, और वी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो यहाँ यानी ये तीन वर्ड ओनली, इवन और एटलीस्ट हम समझ लें कि यह नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ तो बात समझ में आई है। अब देखो, जब हम कभी कहीं जाते हैं किसी नए जगह पर, किसी नए स्थान पर, तो अचानक से वहां पर पहुंचकर और उन सारे चीजों की जानकारी आप चाहिएगा प्राप्त करना, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके पहले हम लोगों को मान लो कहीं जाना है, अचानक से हम वहां पहुंचे तो बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। तो उसके पहले हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं गूगल गुरुजी महाराज से, या किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी कुटुंब से, कि कहाँ उतरना है, वहाँ से ऑटो कैसे पकड़ना है, फिर कैसे जाना है। और उसके बाद जब जाते हैं तो यात्रा भी सुविधाजनक होती है, और जो पर्पस हमारा होता है दैट इज सॉल्व्ड ऑल्सो। But before going there, we need some basic information about that particular place, and the same we are doing here. हम लोग यहाँ एडवर्ब को, एडजेक्टिव को डिटेल नहीं कर रहे हैं, इसका क्लास आने वाला है। हम लोग we are just taking some basic information about that, ये ध्यान में रखिए। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव की बात समझ में आ गई आपके। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, व्हेयर एज एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। अब आइए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रिपल ए में तीन चीजों को मैंने रखा था, एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को रखा था ना जी। अब देखो यहां पर नाउन, सबसे पहले तो आप यह समझो कि नाउन को दो पार्ट में बांटा गया। अभी आप लोग एकदम से झटका लगाओगे, भाई तो दो ही पार्ट बता रहे हैं, तो बड़ा टेंशन बना दिए। हम लोग तो 5 वो सुने हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए, बहुत आनंद आएगा इसको समझने में। दो पार्ट कौन कौन, तो एक हो गया आपका कंक्रीट नाउन, जिसका हिंदी होता है पदार्थ वाचक संज्ञा, और दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। बाकी हमने हटा दिया, आश्चर्य मत करो, समझा दे रहा हूं, घबरा मत। कंक्रीट नाउन, नाउन दो ही होते हैं इनफैक्ट। एक विद्यार्थी ने लिखा था कि जिसको देख सकते हैं नाउन है, पार्शियली सही था, लेकिन थोड़ा डिटेल कर लो। दुनिया की तमाम वह वस्तु which we can see or even you can touch, they are concrete noun for us। दुनिया की वे तमाम चीज जिसे या तो हम देख सकें या छू सके। तो ध्यान में रखना, जब देखेंगे तो छू भी लेंगे यार, लेकिन छूने वाली बात को आप हटाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं
जिनका आगे चलकर किसी बीमारी बस आंख खराब हो जाता है, तो पहले तो उन चीज़ों को देखे थे ना, अब वे छू कर उसको बता देंगे कि क्या है। छूने वाली बात को हटाइएगा नहीं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लो। आप जहां बैठे हो वहीं से गर्दन थोड़ा आगे पीछे घुमाओ, आपको कहीं कुर्सी दिख रहा होगा, कहीं दीवार दिख रहा होगा, कहीं आपका कोई मित्र दिख रहा होगा, क्या घर के कोई मेंबर दिख रहे होंगे, कहीं पंखा दिख रहा होगा, कहीं सीढ़ी दिख रहा होगा, कहीं गिलास दिख रहा होगा, कहीं चम्मच दिख रहा होगा। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब बोलो ये सारे चीज क्या है? सारे चीज कंक्रीट नाउन है। मैं दिख रहा हूं आपको, मैं क्या हूं? कंक्रीट नाउन। यह मार्कर कंक्रीट नाउन, घड़ी कंक्रीट नाउन, शर्ट कंक्रीट नाउन, बोर्ड कंक्रीट नाउन। इज दैट क्लियर? अब दूसरा वह होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। यानी यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो तो हम ऐसे कहेंगे कि द नाउन which is felt only but not seen or touched is called abstract noun। यानी वह नाउन जो सिर्फ महसूस किया जाता है, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वह क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा डिटेल कर लो। तुम तो सुना होगा कि सर नाउन, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाउन तो 5 हम लोग पढ़े हैं, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 होते हैं। आप लोग ऐसा ही जनरली पढ़े होंगे, और मैंने 2 ही में निपटा दिया। गड़बड़ हो गया? कोई गड़बड़ नहीं हुआ। समझो, कंसेप्ट समझो। अच्छा, एक बात का जवाब दो, जहां बैठे हो सुन रहे हो वहीं से जवाब देना। इस दुनिया में दिखने वाली चीजें अधिक हैं कि नहीं दिखने वाली चीजें अधिक हैं? बोलो। सब चीज तो दिखता ही है यार। अपने इर्द गिर्द देखो, सैकड़ों चीजें आपको दिख रही होंगी। नदी, नाले, पहाड़, पशु, पक्षी, गाय, भैंस, कुत्ता, मुर्गी, बिलाई, व्यक्ति, पेड़, पौधे, पहाड़, नदियां, महासागर, समुद्र। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच यू कैन सी। सही है ना? तो देखने वाली चीजें अधिक हैं, महसूस करने वाली चीजें थोड़ी कम हैं। तो अब देखो हुआ क्या। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल जो सुने हो वो सही सुने हो, गड़बड़ नहीं है। हुआ क्या कि मैं एक बार एक सभागार में बैठा था, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, चूंकि मैं नाउन का बहुत बड़ा फिगर बना दिया था। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव फिगर में 19 घंटा लग जाता है मुझे नाउन पढ़ाने में। तो लोगों ने क्वेश्चन करा कि सर, उसमें बहुत सारे टीचर लोग भी थे, कि जब नाउन 2 ही जगह जाकर कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट में समाप्त हो गया और समझ में भी आ गया कि जो दिखा वो कंक्रीट नहीं दिखा, अब्स्ट्रैक्ट, तो फिर बाकी है जो इतना सारा प्रॉपर, कॉमन बनाए, फिर प्रॉपर को 3 पार्ट में बांटे, कलेक्टिव को 6 पार्ट में बांटे, इसकी क्या जरूरत है? तो मैंने जो समझाया आपको भी समझा रहा हूं, समझ लो। दिखने वाली जो चीजें हैं बहुत हैं, अब तो समझ गए हो। अब बताओ कि दिखने वाली चीजें एक ही तरह की हैं कि भिन्न भिन्न तरह की हैं? बोलो, भिन्न भिन्न तरह की है ना? तो ग्रामेरियंस, व्याकरण शास्त्रियों ने जब इसका अंग्रेजी भाषा का जब विकास हुआ, जब ये सारी चीजें आई, तो देखा कि भाई दिखने वाली चीजें कंक्रीट हैं, ये सही है, लेकिन अब जो दिखती हैं हमें, जो चीज हम देखते हैं, वे तो बहुत माने भिन्न भिन्न तरह की हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टडी करने में। किसके पहले हम आर्टिकल लगाएं, किसके पहले द लगाएं, किसके पहले एन, कहाँ आर्टिकल हटा दें, किसके साथ सिंगुलर वर्ब रखें, कब प्लूरल वर्ब को रखें, किसको प्लूरल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन प्लूरल नहीं बनेगा, ये सारी समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या से हमें बचाने के लिए ग्रामेरियंस ने कंक्रीट नाउन को 4 वर्ग में रख दिया। यानी दिखने वाली जितनी भी चीजें हैं
उनको 4 वर्ग में रखा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। अब उसका स्टडी करोगे तो आनंद आएगा। फिलहाल राइट नाउ वी आर कंसर्न्ड विद अवर स्टेक नाउन बिकॉज ट्रिपल ए आई हैव सेड एंड इट इंक्लूड्स एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड अवस्टेक नाउन। तो अवस्टेक नाउन के बारे में मैंने क्या समझाया आपको कि वह नाउन जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, देखा या छुआ नहीं जाता है, वह क्या है? अवस्टेक नाउन। अब इसके एग्जाम्पल लो। लव, प्रेम, बोलो दिखता है कि महसूस करते हो? महसूस करते हो ना। नफरत दिखाई देता है, घृणा दिखता है, नहीं दिखता है ना। तो जो महसूस करते हैं जैसे लव। सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, ज्ञान दिखाई देता है, बहुत सारे हैं जी। गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। विकेडनेस, विकेडनेस मीन्स दुष्टता। ये सारी चीजें दिखती हैं, नहीं दिखती? तो जो भी नहीं दिखा, जिसको हमने महसूस करा, वो अवस्टेक नाउन है, याद रखिएगा। इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में और अधिक ढंग से बढ़िया से करेंगे हम, जिससे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। फिलहाल अवस्टेक नाउन को समझे। द नाउन विच इज फेल्ट ओनली बट नॉट सीन और टच्ड इज कॉल्ड अवस्टेक नाउन। जो सिर्फ महसूस किया जाता है, देखा या छुआ नहीं जाता है, डेट इज अवस्टेक नाउन। मेरे ख्याल से आज के क्लास में भरपूर आनंद प्राप्त हुआ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा आनंद आएगा नेक्स्ट क्लास में, जब अवस्टेक नाउन को थोड़ा और डिटेल करके इस ट्रिपल ए के कंसेप्ट पर आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जिसमें 12th लेवल के भी क्वेश्चन होंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन होंगे। थोड़ा वेट करिए, जस्ट वेट फॉर इट। द बेस्ट इज येट टू कम एंड इट। अब एक चीज मुझे आप लोगों से कहना है, देखो ऐसा है, अभी मैं थोड़ा लेट से आ रहा हूं आपके सामने और आप पढ़ रहे हो। YouTube महाराज के बारे में मैंने पता किया तो पता चला कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक यह ऑनलाइन नहीं आने देते। अब मैं थर्ड पार्टी के जरिए जाना नहीं चाहता। तो अब तो लॉकडाउन है, क्लास बंद है। यदि क्लास खुला रहता तो अब तक तो 1000 किया यार, मोर देन 5000 सब्सक्राइबर हो गए रहते। मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है लड़कों के पास कि सर पढ़ा रहे हैं। कुछ लड़के फ़ोन करें, उनको बताना पड़ रहा है। अभी शायद 700 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो थोड़ा हेल्प करो इसमें, मेरी नहीं, अपनी और अपने दोस्तों की। ये थोड़ा मैसेज फैलाओ कि सर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश बाय टाई वाले सर करके उनका चैनल है, सब्सक्राइब करो और पढ़ो। और मैंने तो इस पर पढ़ाना शुरू किया तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ जी। आप सीखते जाओगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे। तो कोई भी पढ़ सकता है, आपका कोई मित्र हो, यहाँ हो। मैं तो देख रहा हूँ जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें इधर के लड़के कम हैं, बहुत सारे लड़के यूपी के दिख रहे हैं, दिल्ली के दिख रहे हैं, कुछ नेपाल के हैं जी 2%। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पढ़ना चाहिए। मुझे जो आ रहा है, सरस्वती ने जो मुझे दिया है, मैं कन्वे कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा इसमें सोचिएगा, कुछ जल्दी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए तो डायरेक्ट ऑनलाइन अगर पढ़ाऊँ तो एक फील भी आएगा और आप एक साथ पढ़ भी लोगे, आनंद आएगा। चलो ठीक है, आज के क्लास में आपको आनंद आया होगा, आई होप सो। आनंद आया होगा तो कमेंट में बताना। कमेंट अच्छा करते हो तो थोड़ा हम लोग बूस्टअप होते हैं यार, समथिंग मोर देने की इच्छा होती है। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ए सेफ ईयर, सेफ लाइफ अहेड। हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।